साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और यह जो टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जाती है, उसी में से इसका टेस्ट नंबर जो 1 है, उसको यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। टेस्ट नंबर 1 जो है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो इस पूरे टेस्ट को हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में 50 प्रश्न और इसके सेकंड पार्ट में 50 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसका पहला प्रश्न है आपका कि संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। दूसरा, यह सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है। यह विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। तो इसमें जो पहला वाला कथन है, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। ठीक है, तो पहला कथन सही है, जबकि 2 अन्य जो है, यह सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है या विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं, ये दोनों कथन गलत हैं। देखिए कैसे। धर्म की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदान किया गया एक मूल अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है तथा यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। तो पहला कथन आपका सही है, इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अन्य 2 के बारे में देख लें। तो देखिए, धर्म की स्वतंत्रता में न केवल किसी धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार, बल्कि उसका प्रचार करने का अधिकार भी शामिल है। इसमें लोगों को अपने धर्म में शामिल होने के लिए सहमत करना और इच्छानुसार धर्म परिवर्तन करना भी शामिल है। तो धर्म परिवर्तन जो है, उस पर रोक नहीं है, जब बल्कि संविधान जो है बलपूर्वक किए गए धर्मांतरण और प्रलोभन द्वारा किए गए धर्मांतरण पर रोक लगाता है। कोई इच्छानुसार धर्म परिवर्तन करता है, उस पर रोक नहीं है। तो दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा, धर्म की स्वतंत्रता न केवल भारतीय नागरिकों को बल्कि भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये शक्ति जो है, देखिए, आपातकाल घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है, चाहे वो वित्तीय आपात हो चाहे अन्य आपात हो। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय जो है खतरे में हो। देखिए, 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है तथा इसे किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। किंतु इसके बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इस प्रावधान को समाप्त कर यह कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि जो है वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, मतलब इनका जो डिसीजन होगा वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। आगे बात करते हैं। हाल ही में द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना। यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही नहीं है। देखिए, इसे प्रतिवर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई द्वारा तैयार किया जाता है, यह कथन गलत है। वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है, यह भी गलत है। विगत 2 वर्षों में वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई है, यह भी गलत है। तो तीनों कथन यहां पर गलत है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों गलत है, इसको देख लेते हैं। पहले देखिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा द्विवार्षिक आधार पर, यहां पे क्या लिखा है, प्रतिवर्ष लिखा है ना, तो ये द्विवार्षिक आधार पर हर 2 वर्ष में इसको प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा देखिए, रिपोर्ट के अनुसार विगत 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, न कि 10,000 वर्ग किलोमीटर की। तो ये गलत हो गया। इसके अतिरिक्त देखिए, आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई। सबसे अधिक वृद्धि कहां देखी गई है? आंध्र प्रदेश में देखी गई। इसके बाद तेलंगाना, फिर ओडिशा का नंबर आता है। ठीक है, तो इसलिए तीसरा वाला भी कथन गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, और इसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ आता है, चौथे पे ओडिशा और पांचवें पे महाराष्ट्र आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच
निम्नलिखित में से कौन सी समानता या समानताएं विद्यमान हैं, ये हमें बताना है। तो यहां देखिए 3 समानताओं की बात की गई है। संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, निर्वाचित राज्य प्रमुख, बहुमत प्राप्त दल का शासन। तो इसमें देखिए दोनों में, भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में केवल बहुमत प्राप्त दल का शासन, ये एक जो है समानता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन केवल 3 ये सही हो जाएगा। कैसे, देखिए भारत में संसदीय सरकार की जो विशेषताएं उनकी यदि बात करें तो औपचारिक और वास्तविक कार्यपालिका होती है भारत में, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है, निचले सदन अर्थात लोकसभा या राज्यों में विधानसभा का विघटन हो जाता है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भारत की संसदीय प्रणाली में कुछ अंतर है, जैसे भारतीय संसद जो है ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु निकाय नहीं है, उनकी संसद जो है संप्रभु अर्थात सर्वोच्च है, हमारी संसद जो है वो सर्वोच्च नहीं है, ठीक है। साथ ही राज्य में, भारत में राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, भारत में राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत होता है, राजशाही होता है। तो पहला और दूसरा की वजह से ये जो है दोनों में डिफरेंस है। आगे बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। 4 पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विशिष्ट आमंत्रित और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उपयुक्त में से किसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए अध्यक्ष नहीं नियुक्त करता, क्योंकि अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री स्वयं पदेन अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, तो इसकी नियुक्ति नहीं करता। उपाध्यक्ष, विशिष्ट आमंत्रित और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। तो ए ऑप्शन आपका जो है, ए ऑप्शन वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के सरकार के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का, जो एकात्मक प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं? यहां 3 पॉइंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन से करते हैं। तो देखिए, एकल और लचीला संविधान, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, ये एकात्मक प्रवृत्ति को, ये तीनों ही एकात्मक प्रवृत्ति को दिखाते हैं। इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखिए यहां पर 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है इनमें से कौन सा या से सही है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है एनपीआर में केवल नागरिक शामिल होंगे, ये कथन सही नहीं है, केवल नागरिक नहीं होंगे, ये इसमें सामान्य निवासियों की बात की गई है, तो ये गलत है। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए इस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर में पंजीकरण करना अनिवार्य है, ये सही है। एनपीआर के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना 2011 के मकान सूचीकरण चरण के साथ आंकड़े एकत्र किए गए थे, तो ये कथन भी सही है। तो 2 और 3 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, परंतु एक गलत है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए एनपीआर जो है देश के सामान्य निवासियों की एक सूची है, ठीक है, इसमें नागरिक की बात नहीं की गई है, इसमें नागरिक की बात नहीं की गई है, इसमें सामान्य निवासी की बात की गई है। देखिए जो एनपीआर है, ये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो है, ये एनआरसी से भिन्न है, क्योंकि एनआरसी में क्या है, एनआरसी में केवल भारतीय नागरिक ही शामिल होंगे तथा उसमें गैर नागरिकों की पहचान कर उन्हें अपवर्जित किया जाना है, जबकि एनपीआर में ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 कथन दिए गए हैं और बताना इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं। तो देखिए पहला है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बिना सीमा के नहीं है, इसमें सीमा लगी हुई है, तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं, ये भी कथन गलत है, तो दोनों कथन यहां पर गलत है, इसलिए डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखिए कैसे गलत है। 1973 में उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद में निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और कोई भी, यहां तक कि संसद संशोधन के माध्यम से भी मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। और दूसरी बात, न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा है कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का भाग है या नहीं, यह राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एशियाई अवसंरचना
निवेश बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है, सही बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं है, दोनों ही कथन यहां पर सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। देखिए अभी हाल ही में हुआ क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग में स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह जो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है, यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में आर्थिक और सामाजिक परिणामों में सुधार करना है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 2015 में बीजिंग में की गई थी और इसमें किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में भारत के लिए अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं अभी तक इसने, और इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है, चीन के बीजिंग में स्थित है। और इसमें जो है आपका जापान और अमेरिका शामिल नहीं है। चीन इस बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है तथा भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की कमी या कमियां हो सकती हैं। कौन सी तीन चीजें दी हैं, 3 पॉइंट दिए गए, बताना है कौन सा हो सकती हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, सही बात है ये। दूसरा, लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, ये भी बात सही है, तो दोनों कथन सही है। तीसरा, लोकतंत्र में उग्र या गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना बढ़ जाती, नहीं, इसमें उग्र या गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना कम रहती है। तो पहला और दूसरा जो है इसकी कमियां हैं, तीसरा नहीं, तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए लोकतंत्र से क्या होता है, बेहतर निर्णय लेने की संभावना में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। 3 कथन आपको दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए मूल अधिकार वे अनुलंघनीय प्रकृति के हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, गलत है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, वह राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है मूल अधिकार, सही बात है। वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही बात है। तो 2 और 3 तो सही है, परंतु एक गलत है, पहला वाला गलत है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए मूल अधिकारों में संविधान संशोधन के माध्यम से उस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है जिस सीमा तक संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता हो। इस प्रकार मूल अधिकार अनुलंघनीय नहीं है, इनका उल्लंघन किया जा सकता है, मतलब इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। 2 कथन आपको दिए गए हैं, तो देखिए 2 कथन आपको दिए गए हैं। पहला है, इनका उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है, ये भी सही बात है। दोनों कथन यहां पर सही है। देखिए 1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित किया गया था कि मूल कर्तव्यों का उपयोग किसी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में किया जा सकता है और संसद उपयुक्त विधि निर्माण के माध्यम से मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। अनेक कानून जैसे कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को दंडनीय कृत्य बनाता है, तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 को देखते हैं, संविधान में अपनाई गई भारतीय पंथ निरपेक्षता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं हैं। यहां पे 3 बातें दी गई हैं, इनमें से बताना है कौन सी हैं। तो देखिए धर्म एक व्यक्तिगत विषय है तथा राज्य द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, यह कथन गलत है, किया जा सकता है। दूसरा, किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, यह कथन आपका सही है। तीसरा, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है, नहीं, प्रतिबंध है, एक सीमा होती है, बिना प्रतिबंध के नहीं है, तो यहां पर केवल दूसरा कथन सही, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 29(2) 29(2) के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। और देखिए भारत में राज्य जो है धार्मिक प्रथाओं से संबंधित आर्थिक, राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलापों का विनियमन कर सकता है, तो इसलिए पहला वाला जो है ये गलत हो जाता है। और धर्म की स्वतंत्रता जो है वो असीम नहीं है, संविधान में इसमें कुछ प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है, किंतु यह लोक व्यवस्था
नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के अधीन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन सा या से वाद हैं वो मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित हैं। यहां पे 4 वाद दिए गए हैं, बताना है कौन से इससे संबंधित हैं। तो देखिए, इसमें गोलकनाथवाद और मिनर्वा मिल्स वाद जो है, गोलकनाथवाद 1967 और मिनर्वा मिल्स वाद 1980, ये दोनों जो है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित हैं। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन केवल 2 और 4 ये सही हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं एक एक करके। देखिए, मूल अधिकार और राज्यों के नीति तत्वों के बीच टकराव संबंधित वादों में जो आता है, एक आपका आता है चंपकम दोराई राजनवाद 1951 का है। दूसरा है गोलकनाथवाद 1967, जो कि यहां पर हमने देखा है। देखिए, इसके कारण जो है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम और 25वां संशोधन अधिनियम अधिनियमित किए गए थे और 25वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31C को संविधान में जोड़ा गया था। इसके अतिरिक्त मिनर्वा मिल्स केस है 1980 का, जो यहां दिया गया है। तो ये आपके ये 4 वाद हैं। चंपकम दो राई राजनवाद 1951, गोलकनाथवाद 1967, केशवन भारतीवाद 1973 और मिनर्वा मिल्स केस 1980। ये दोनों जो है, इन दोनों के मतलब मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य टकराव से संबंधित ये 4 वाद हैं। अब बात कर लेते हैं मेनका गांधीवाद की 1978 की। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों से संबंधित है। इससे पूर्व संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया जाता था, जिसे विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा प्रस्थापित किया गया है। इस मेनका गांधीवाद के बाद जो है, जो पहले विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी, उसे विधि की उचित प्रक्रिया से प्रतिस्थापित रिप्लेस किया गया है। वहीं IR कोहिलोवाद 2007 की बात करें तो समानता इसे 9वीं अनुसूची के वाद के रूप में जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए तर्क दिया कि यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पूर्ववत करने अथवा पलटने के उद्देश्य से शामिल किया गया है तो इसकी न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि केशवानंद भारती वाद के निर्णय 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो है वो के बाद 9वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किए गए कानूनों को न्यायिक पुनर्विलोकन से छूट प्रदान नहीं की जा सकती है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन ही केवल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है। तो इसमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, ये सभी के सभी राज्य की परिभाषा के तहत शामिल है। देखिए, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया ताकि इसकी सभी संस्थाओं को शामिल किया जा सके, ताकि इसमें सभी संस्थाओं को शामिल किया जा सके। इन संस्थाओं के कार्यों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के रूप में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी निकाय या एजेंसी जो राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही है वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अर्थ में शामिल होगी। तो इसलिए चारों के चारों जो है राज्य के अर्थ में ये शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में सुर्खियों में रहा बेडल सागर निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अवस्थित है। तो ये अंटार्कटिका क्षेत्र में अवस्थित है। हाल ही में अंटार्कटिका क्षेत्र के बेडल सागर में एक विशाल फिश ब्रीडिंग कॉलोनी, मत्स्य प्रजनन कॉलोनी की खोज की गई है। आगे बात करते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। तो देखिए, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये कथन सही है। तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रमुख संस्था है। वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक कार्यकारी प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इसके गठन की अनुशंसा भ्रष्टाचार निवारण पर गठित संथानम समिति, जो कि 1962 से 62 में गठित हुई थी, 64 में इसने रिपोर्ट दी थी, द्वारा की गई थी। इस प्रकार मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तो संवैधानिक निकाय थी और ना ही सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। बाद में वर्ष 2003 में संसद द्वारा अधिनियमित एक विधि द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, और इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये कथन सही है। देखिए, इनका कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, 4 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होता है।
आगे बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? यहाँ पे आपको तीन कथन दिए गए हैं, तीन कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। तो देखिए, पहला, इसे किसी भी कार्यपालिका आदेश या विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए लागू किया जाता है यदि यह प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। सही बात है, ये सही है। दूसरा, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय को मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है। केवल उच्चतम न्यायालय को नहीं है, उच्च न्यायालय को भी इसमें प्राप्त है। ठीक है, तो देखिए, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल तो है किंतु अनन्य नहीं है। ठीक है, यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के साथ समवर्ती है। तो इसलिए दूसरा वाला कथन जो है, मूल तो है परंतु अनन्य नहीं है, इसलिए गलत है। तीसरा, यह संविधान की एक मूल विशेषता है और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है, ये सही है। तो यहां पर सी ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं? सांस्कृतिक विभिन्नताएं, सामरिक महत्व, जनजातीय लोगों का हित, प्रशासनिक महत्व, ये सभी के सभी जो है उत्तरदायी कारण है, इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा या से शामिल है? देखिए, मौन रहने की स्वतंत्रता है, प्रसारण का अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, ये है, परंतु हड़ताल का अधिकार जो है ये 19 के तहत नहीं आता है। तो 1, 2, 1, 3, 4 ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। प्रदर्शन या विरोध करने का अधिकार मूल अधिकार के तहत आता है, परंतु हड़ताल का अधिकार नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर दो कथन दिए गए हैं और बताना इनमें से कौन सा सही है। देखिए, यह बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, कि तो ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है और यह आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। पहला कथन इसलिए गलत हो जाता है। इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। यह कथन आपका सही है, यह कथन आपका सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि परख पोर्टल, जो परख है, परख पोर्टल के संदर्भ में या कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही है। यह स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आकलन करेगा, ये सही बात है। दूसरा, इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा लॉन्च किया गया है। दोनों कथन यहाँ पर सही है और आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, परख का पूरा नाम क्या है? समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। यह उच्च शिक्षा संस्थानों और स्कूलों के छात्रों और संकाय सदस्यों का आकलन करेगा और इसको लॉन्च किसने किया था? AICTE ने। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान से संबंधित उदारवाद के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। दो कथन दिए गए, बताना कौन सा या से सही है। भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता देता नहीं, ऐसा नहीं है। समुदाय के अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता नहीं देता है, तो पहला कथन गलत हो गया। संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है, ये कथन सही है। तो यहां पर केवल दो अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय उदारवाद शास्त्रीय या पश्चिमी उदारवाद से भिन्न है। शास्त्रीय या पश्चिमी उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व देता है, जबकि भारत में एक व्यक्ति अपनी पहचान उस समुदाय से करता है जिससे वह संबंधित होता है। इसलिए भारतीय उदारवाद सामाजिक न्याय है और सामुदायिक मूल्यों की मांगों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता देता है। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या से विषय उठाए जा सकते हैं? तो यहां पर आपके पास तीन विषय हैं, बताना है कौन से उठाए जा सकते हैं। हाथ से मैला ढोने की समस्या, अनधिसूचित और विमुक्त जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं, स्वास्थ्य के अधिकार संबंधित मामले, ये सभी उठाए जा सकते हैं। इसलिए सी ऑप्शन 1, 2, 3 ये सही हो जाएगा।
देखिए, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित एक सांविधिक सार्वजनिक निकाय है। इसके तहत जो विषय आते हैं उसमें बदवा मजदूरी का उन्मूलन है, भोजन के अधिकार संबंधित मुद्दे हैं, बाल अधिकारों पर अभिशमय से संबंधित प्रोटोकॉल है, बाल श्रम का उन्मूलन है, महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार, मातृत्व रक्त लापता मतलब खून की कमी तथा मानवाधिकार से संबंधित विषय हैं, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निपटान करना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन, दलितों से संबंधित मामले, उन पर किए जाने वाले अत्याचार सहित अनधिसूचित और घुमंतू जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं हैं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार हैं, स्वास्थ्य के अधिकार संबंधित मामले हैं और HIV एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के अधिकार भी इसके तहत आते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेंड्स 2022 को प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा? इसको अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। बी ऑप्शन, ILO के द्वारा। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो यहां पर आपके पास 3 कथन है, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। अनुच्छेद 324 के तहत सेवा की शर्तें व पदावधि को निर्धारित किया गया है, नहीं। अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, निर्वाचन आयोग में चर्चा किए जाने वाले मामलों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। देखिए, पहले तो आम सहमत के आधार पर निर्णय होता है, यदि आम सहमत पर निर्णय नहीं बन रहा है तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यहाँ वीटो पावर का प्रयोग ये नहीं करता है। तो पहला और दूसरा गलत है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। ये सही है, क्योंकि देखिए इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, परंतु इसको इसके पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है या रीत से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, मतलब साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो यहां पर केवल तीसरा वाला कथन जो है वो सही है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 चीजें हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और सैनिक शासन। उपरोक्त में से किस या किन विशेष परिस्थिति या परिस्थितियों का भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है? मतलब जब उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो देखिए, राष्ट्रपति शासन में ऐसा कुछ नहीं होता, परंतु राष्ट्रीय आपातकाल और सैनिक शासन के समय में जो मौलिक अधिकार होते हैं ये इन पर क्या कहते हैं, प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर आपका दूसरा और तीसरा सही है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से निदेशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, अनुच्छेद 39 के तहत समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 39A के तहत। तो ये दोनों जो हैं ये 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम से आए थे। इसके अतिरिक्त इसी के माध्यम से 2 अन्य चीजें हुई थी। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, अनुच्छेद 43 के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करना, अनुच्छेद 48A के तहत। तो पहला और दूसरा सही है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 और 2। जबकि ये जो है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करना, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था और इसको अनुच्छेद 38(2) में इसको जोड़ा गया था। आगे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता? देखिए, महान्यायवादी का जो पदावधि होती है वो उल्लिखित नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, तो 1 हटा दीजिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, इनकी अपनी एक निश्चित पदावधि होती है। तो 2, 3, 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार के 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है। जैसे किसी ने पद्म श्री पाया है तो पद्म भूषण पाने के लिए उसे 5 साल का कूलिंग पीरियड 5 साल बाद ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। दूसरा, पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें जो है गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और सदस्यों के रूप में 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। तो दूसरा वाला कथन भी सही है। तीसरा, इस पुरस्कार की घोषणा से पूर्व प्राप्तकर्ता की लिखित सहमत लेने का प्रावधान है, ये गलत है। लिखित सहमत लेने का कोई प्रावधान नहीं है,
बल्कि घोषणा से पहले जो है प्रत्येक प्राप्तकर्ता को गृह मंत्रालय के से चयन के बारे में सूचित करने वाले कॉल किया जाता है। यदि प्राप्तकर्ता पुरस्कार सूची से बाहर होने की इच्छा व्यक्त करता है तो नाम हटा दिया जाता है। और जो ये पद्म पुरस्कार समिति है, ये अपने जो अनुमोद सिफारिशें होती हैं उसको अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि एक वर्ष में 120 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जा सकते हैं, और किंतु इसमें 120 का जो नंबर है, इसमें मरणोपरांत दिए जाने वाले पुरस्कार और अनिवासी भारतीयों और विदेशी व्यक्तियों को दिए जाने वाले पुरस्कार शामिल नहीं है। मतलब उनकी संख्या जोड़ करके ये संख्या 120 से अधिक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 को, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संवैधानिक प्रावधान और उसका स्रोत देश कौन सा, कहां से हमने लिया है। मूल अधिकार, ये फ्रांस से नहीं बल्कि अमेरिका से लिया गया है, तो पहला वाला गलत हो गया। राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत आयरलैंड से और सरकार का कैबिनेट स्वरूप ब्रिटेन से, तो 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के चुनाव के संचालन का अधिकार दिया गया है, बिल्कुल सही है। 73वें के तहत पंचायतों के चुनाव का और 74वें के तहत जो है शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव का। राज्य चुनाव आयोग में पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुक्रम का कार्य निहित है, ये सही है। पहला दूसरा सही है। तीसरा, राज्य चुनाव आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के चुनाव आयोग और राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ये कथन गलत है क्योंकि अभी इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, ठीक है, प्रस्तुत करने के। जबकि जो राष्ट्रीय संविधान प्रकार्य समीक्षा आयोग एनसीआर, देखिए NCRWC, इसकी सिफारिश, इसने जो सिफारिश की थी वो यह की थी कि राज्य चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग और राज्यपाल को अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। ये अभी इसकी सिफारिश है, ये लागू नहीं है। तो पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आयोग या निकाय इसके किसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत नहीं आता बल्कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत आता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आता है, सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये जनजाति मामलों के मंत्रालय के तहत आता है, तो 2 और 3 सही हो गए, अर्थात सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन से सही हैं। तो देखिए यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है आर्टिकल 280 के तहत, सही बात है, ठीक है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। देखिए ये पदावधि की मतलब चर्चा जो है कहीं पर नहीं की गई है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, वे राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट की गई अवधि तक पद धारण करते हैं, तो दूसरा वाला कथन गलत हो गया। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं, तो सही है। तो पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह का सदस्य बनने के लिए पात्र है, सही बात है। भुगतान बैंक डेबिट और एटीएम कार्ड मुहैया करा सकते हैं, ये सही है। भुगतान बैंक की जमा सीमा प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख रुपए नहीं, 2 लाख रुपए है, ठीक है। तो आपका पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कुछ चीजें और देख लीजिए। अनुसूचित बैंक होते कौन है, तो भारत में अनुसूचित बैंक उन बैंकों को संदर्भित करते हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। प्रत्येक अनुसूचित बैंक को 2 प्रकार की मूल सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पहली, यह आरबीआई से, भारतीय रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण या उधार लेने के लिए पात्र होता है। दूसरा, यह स्वतः ही समाशोधन गृह क्लियरिंग हाउस की सदस्यता प्राप्त कर लेता है, इसलिए पहला कथन आपका यहां सही था। अब भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। भुगतान बैंकों की स्थापना प्रवासी श्रमिकों, कम आय वाले परिवारों, छोटे उद्यमों, अन्य संगठित क्षेत्र की संस्थाओं और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए साधारण बचत खाता व भुगतान या प्रेषण सेवाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ये बैंक जो भुगतान बैंक है, ये एक प्रतिबंधित जमा स्वीकार कर सकते हैं जिसकी सीमा वर्तमान में 2 लाख रुपए तक है, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। तो ये 1 लाख नहीं 2 लाख है, इसलिए तीसरा वाला गलत था। अन्य चीज देखिए, भुगतान बैंक जो है ये ऋण या क्रेडिट कार्ड प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। ध्यान रखिए, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि जो भुगतान बैंक होते हैं, पेमेंट बैंक, ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं परंतु क्रेडिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड जो होता है, क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते हैं। क्रेडिट और डेबिट में कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिए, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, परंतु क्रेडिट ऋण वाला जो है वो जारी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के बैंक चालू और बचत दोनों प्रकार के खातों का संचालन कर सकते हैं। और भुगतान बैंक एटीएम और डेबिट कार्ड के साथ साथ ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। भारत संविधान का भारत जो है संविधान का उपयोग उस मूल ढांचे के रूप में करता है जिसके भीतर सरकार संचालित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण नहीं है? न्यायपालिका और राजनीतिक प्रथाओं ने संविधान के कार्यान्वयन में लचीलापन दर्शाया है, ये कारण है, सही है। संविधान का मूल ढांचा हमारे देश के अनुकूल है, ये भी कारण है। संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने अनेक परिस्थितियों के लिए समाधान प्रदान किया, ये भी कारण है। परंतु भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि इसे परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन अपने संबंधित पद पर न रह जाने के पश्चात केंद्र या राज्य के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होता है? देखिए, जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, ये अपने पद पर ना होने के बाद ये किसी अन्य पद पर नहीं रह सकता है, ठीक है। जबकि भारत का महान्यायवादी, ये जो होता है भारत का महान्यायवादी, ये सरकार का पूर्णकालिक अधिवक्ता नहीं होता है, अर्थात ये सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसे निजी विधिक प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य जो होता है, ये संघ लोक सेवा आयोग का दोबारा से सदस्य नहीं बन सकता है, परंतु ये संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका उत्तर होगा वो केवल भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा या से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? तो देखिए, यहाँ पे 3 कार्य हैं। वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज के संबंध में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए किए जाने वाले उपायों का सुझाव देना करता है। अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और अच्छोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना, ये भी करता है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996, जिसे पेशा अधिनियम कहते हैं, के प्रावधानों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों को सुझाव देना, ये भी करता है। तो तीनों कार्य करता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में उल्लिखित कार्य है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये नहीं है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध और मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो देखिए, आर्टिकल अनुच्छेद 23 में जो है वो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है और 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। तो शोषण के अधिकार जो है, अधिकार में संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 आते हैं, 23 और 24 शामिल हैं। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो आर्टिकल 22 में दिया गया है, 22 में दिया गया है, यह स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है 2 और 3, अर्थात सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? इसमें प्रावधान किया गया कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सहित अंग्रेजों द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकता है, ये कथन आपका सही है। इसके द्वारा भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, नहीं, तो उस समय गवर्नर जनरल नहीं होता था, वायसराय होता था, तो वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के पद का प्रावधान किया गया था, समाप्त नहीं किया गया था। समाप्त किस किया गया था? वायसराय के पद को। तो दूसरा गलत है। हालांकि इसने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन इसने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति घोषणा नहीं की, पूरी तरीके से समाप्त करने की घोषणा की थी, ठीक है। और देखिए, जो 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया अधिनियम के माध्यम से। इस अधिनियम ने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा की और रियासतों को 2 स्वतंत्र राज्यों, पाकिस्तान या भारत में से किसी एक में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने का विकल्प प्रदान किया था। तो यहां पर आपका केवल जो है पहला कथन ही सही है, पहला कथन ही सही है, दूसरा तीसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो वह यह निर्दिष्ट करने की शक्ति कि उस विदेशी राज्य क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे निहित है। किसमें? केंद्र सरकार में निहित है, ठीक है। तो यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाए तो भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार जो है उस राज्य क्षेत्र के लोगों में से ऐसे व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अधिसूचित से भारत के नागरिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब
पौंडीचेरी भारत का भाग बना तब भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 1955 के तहत नागरिकता पौंडीचेरी आदेश 1962 जारी किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। इसमें है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। तो देखिए, यह अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके आचरण का उन्मूलन करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया, परिभाषित नहीं किया गया है। यह जो है न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों में इसके अर्थ को विस्तार दिया गया है। यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध है, नहीं, राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। तो दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा लागू किया गया है, यह सही है। तो पहला और चौथा आपका सही है, पहला और चौथा, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला डार्क जीनोम संदर्भित करता है किसको? तो ए ऑप्शन देखिए, डीएनए के उन भागों को जिनके बारे में हमें न्यूनतम जानकारी है और जिनके जैविक कार्यों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, उसे डार्क जीनोम के रूप में संदर्भित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के आधे सदस्य एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के व्यक्ति होने चाहिए। नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसमें प्रावधान यह है कि जितने सदस्य होंगे उसके आधे सदस्य जो होने चाहिए, वो आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक पद धारण किया हो। संविधान जो है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तों का निर्धारण करने के लिए राज्यपाल को अधिकृत करता है। तो पहला वाला आपका गलत हो गया। दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता नहीं। ये राज्यपाल उसे नियुक्त तो कर सकता है, परंतु हटाने का अधिकार जो है वो किसको है? राष्ट्रपति को है। तो यहां पर दोनों कथन गलत है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति ने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के मानदंड के रूप में स्वीकार किया था? तो देखिए, धर आयोग और जेबीपी समिति ने तो नहीं स्वीकार किया था, परंतु फजल अली आयोग ने स्वीकार कर लिया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, पर ध्यान दीजिएगा, फजल अली के आयोग ने व्यापक रूप से भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के मानदंड के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन इसने एक भाषा एक राज्य की नीति को खारिज कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, 1993 में लागू हुए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है। इसमें देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है, परंतु राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, इसलिए पहला वाला कथन गलत हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों को केवल भारत का राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, यह कथन गलत है। सॉरी, सही है, यह कथन आपका सही है। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु उसे हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में है, तो यहां पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए किसी धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित में से कौन सी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है? विश्वासों की प्रणाली वाले व्यक्तियों का एक समूह होना, सही है। समान संगठन वाला एक समूह होना, यह भी सही है। समूह का एक विशिष्ट नाम होना, यह भी सही है, ठीक है। परंतु समूह का अपना एक धार्मिक पाठ होना, अलग सिद्धांत का उपदेश देने वाले एक नेता होना, ये दोनों नहीं होता है। तो 1 2 3 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक धार्मिक संप्रदाय द्वारा 3 शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है। पहला, यह ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होना चाहिए जिनके पास ऐसे विश्वासों या सिद्धांतों की प्रणाली है जिसे वे अपने आध्यात्मिक कल्याण में सहायक मानते हैं। दूसरा, इसका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। तीसरा, इसका एक विशिष्ट औपचारिक नाम होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। 48 को, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत के संविधान के भाग 4A के तहत मूल कर्तव्य है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करना, यह मूल कर्तव्य के तहत आता है। परंतु उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, यह जो है आपका नीति नैतिक सिद्धांत के तहत आता है। परंतु करों का भुगतान करना, मतदान करना, ये तीनों 2 3 4 ये कर्तव्य में नहीं आते हैं, तो केवल पहला वाला आता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति ने यह सिफारिश की थी कि करों का भुगतान करने के कर्तव्य को मूल कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रतिपादित संविधान की मूल संरचना का भाग है? संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, तर्क संगतता का सिद्धांत, ये है। परंतु समाजवादी सिद्धांत जो है ये संविधान की मूल संरचना का भाग नहीं है। तो 1 2 और 4 है, 1 2 4 अर्थात डी ऑप्शन। देखिए,
संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में प्रतिपादित किया गया था। न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों के आधार पर मूल संरचना में शामिल कुछ तत्व जो हैं वो इस प्रकार हैं: संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, राज्य व्यवस्था की संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक प्रकृति, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, राष्ट्र की एकता और अखंडता, लोक कल्याणकारी राज्य, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, न्याय तक प्रभावी पहुंच, तर्क संगतता का सिद्धांत इत्यादि। परंतु इसमें समाजवादी राज्य का सिद्धांत मूल संरचना में शामिल नहीं है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से हित समूहों अर्थात प्रेशर ग्रुप और जन आंदोलनों दोनों के लिए समान है या है? तीन चीजें दी गई हैं। पहला, दोनों चुनावी प्रतिस्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए बिना राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यह कथन सही है। दोनों का एक ढीला संगठन होता है जहां निर्णय अनौपचारिक और लचीला होता है। देखिए, ढीला संगठन जो होता है किसका होता है? ये आपका जो जन आंदोलन होते हैं उनका होता है, ना कि हित समूहों का। तो ये वाला गलत हो गया आपका। दोनों बड़े पैमाने पर स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी पर निर्भर होते हैं। तो स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी पर ये जो है तो जन आंदोलन निर्भर करते हैं, प्रेशर ग्रुप नहीं। तो यहाँ पर केवल पहला वाला ही दोनों में समानता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, दबाव समूह ऐसे या प्रेशर ग्रुप ऐसे संगठन होते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। किंतु राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूह या प्रेशर ग्रुपों का लक्ष्य जो होता है राजनीतिक सत्ता को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित या साझा करना नहीं होता है। इन संगठनों का निर्माण तब होता है जब एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समान व्यवसायों, हितों, आकांक्षाओं या विचारों वाले लोग एकजुट होते हैं। सामूहिक कार्रवाइयों के, अब यदि हम जन आंदोलन की बात करें तो सामूहिक कार्रवाई के कई स्वरूपों का वर्णन करने के लिए हम प्रायः जन आंदोलन शब्द सुनते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन आदि जन आंदोलनों के उदाहरण हैं। देखिए, किसी हित समूह के समान ही जन आंदोलन भी चुनावी प्रतिस्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। किंतु हित समूहों के विपरीत, मतलब प्रेशर ग्रुप के विपरीत, आंदोलनों का एक ढीला संगठन होता है, लूज ऑर्गेनाइजेशन होता है। उनका निर्णय अधिक अनौपचारिक और लचीला होता है। प्रेशर ग्रुप या हित समूह की तुलना में वे स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी पर अधिक निर्भर करते हैं, जो जन आंदोलन होते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।